नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला। करीबन 30 साल का अनुभव है। एम रियल्टी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुंबई में और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और ऑथर भी हैं। करीबन 20 बुक्स इन्होंने लिखी है, जिसमें से ज्यादातर बेस्ट सेलर्स हैं अमेजोन पे। ये पीएचडी कर चुके हैं रीट पे, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। और दूसरी पीएचडी ये कर रहे हैं रेरा पे। क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के। एमसीएचआई में ये चेयरमैन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च का भूमिका अदा करते हैं। तो आइए ज्यादा समय न बिताते हुए हम मिलते हैं डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला से। हर्षुल भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज बहुत टाइम के बाद आपसे बातें हो रही थी, बट मिलने का मौका अब आया है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सॉरी, देर आए पर दुरुस्त। देर आए पर दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक है। सो you are a master at REIT, that is Real Estate Investment Trust, and fractional ownership of fractional investments. And आपने बुक भी लिखी है. You have done quite a bit at this young age. बहुत सारा काम आपने किया. मेरी पीएचडी जो इंडिया की पहली पीएचडी थीसिस है रीट्स के टॉपिक के ऊपर, और फिर मैंने उसके ऊपर 2 किताबें लिखी है। एक जो मेरी पीएचडी थीसिस थी उसको एज इज प्रिंट किया है मैंने, और दूसरा एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए जो समझ पाए ये 3 कॉन्सेप्ट, रीट्स, फ्रैक्शनल ओनरशिप, और एक अभी नया वेरिएंट आया है जिसे हम स्मॉल मीडियम रीट्स कहते हैं, एसएम रीट्स। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को मैंने कवर करने की कोशिश की है। जब मैं पीएचडी कर रहा था तभी ये इंडिया की पहली थी, पहला रीट भी लिस्ट नहीं हुआ था। 2014 में मैंने मेरी पीएचडी शुरू की थी और 2019 में कंप्लीट की थी जब पहली रीट लिस्ट हुई। तो एक काफी एक 10 साल पहले की ये जर्नी की यादें ताजा कर दी है, जब मैं फ्रेश मुंबई यूनिवर्सिटी में एज अ पीएचडी स्कॉलर ज्वाइन किया था। और तभी तो रीट जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। हम रियल एस्टेट वालों को भी पता नहीं था कि ये रीट का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्सेप्ट छोड़िए। तो उस वक्त ये कोशिश मैंने शुरू की थी, और आई एम सो हैप्पी इन नियरली 10 years, जिसे हम कहते हैं एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक लीप ग्रोथ रीट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आ चुकी है, खास करके भारत में, जहाँ पे हम एवरेज हाउस होल्ड देखेंगे तो 50 से 60% नेटवर्थ एक एवरेज इंडियन का रियल एस्टेट में होता है। तो उसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ी मात्रा की पॉकेट शेयर ले लेती है एक एवरेज इंडियन का, और ये कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी भी था। तो आगे के पॉडकास्ट में वो सारा डिस्कस करेंगे हम कॉम्प्रिहेंसिवली। Amazing, very nice. So we'll begin quickly, Arshul bhai. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में जरा थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे व्यूअर्स को कि व्हाट इज दिस रीट एग्जैक्टली। सो रीट जैसे फुल फॉर्म जिसका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका मीनिंग मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे एक म्यूचुअल फंड होता है जो काफी पॉपुलर हो गया है थैंक्स टू एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और उनके अवेयरनेस कैंपेन, जिनके वजह से ये डोर टू डोर पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में होता क्या है, एक फंड मैनेजर होता है जो ट्रस्ट बनाता है और बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेता है। वो पैसे को वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है इनटू लिस्टेड कंपनीज, और फिर उसके अलग अलग थीम्स होते हैं, अलग सेक्टोरियल डिक्लेरेशन होते हैं जो पहले से वो फंड मैनेजर बता देता है। ये जो राशि वो लगा देता है शेयर बाजार में, आइडिया ये है कि वो फंड मैनेजर एक्सपर्ट है, वो 24 घंटा 365 दिन स्टॉक मार्केट समझता है। जो हम सामान्य लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन हमारे पास वो नॉलेज और वो स्किल नहीं होती, तो वो एक बेसिक लॉजिक था म्यूचुअल फंड का। और ये चीज पे अगर एग्जिट करनी है तो म्यूचुअल फंड ने इसको लिस्ट कर दिया था एज अ इंस्ट्रूमेंट, तो जिसे एनएवी एक करके आता है। तो आप आपका पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं हर दिन हर मिनट क्या वैल्यू पे है, और आपको जब भी इसको एग्जिट करना हो आप एग्जिट कर सकते हैं। रूबरू सेम कॉन्सेप्ट, वर्बैटिम एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट रीट का है। तो रीट में यहाँ पे इन्वेस्टर्स पैसा डालते फंड मैनेजर को एक ट्रस्ट में, सेम कॉन्सेप्ट।
instead of investing into stock market, listed real estate, listed market cap वाली कंपनीज के बदले यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है। अब रियल एस्टेट कौन सा? जो इनकम जनरेटिंग हो। इनकम जनरेटिंग यानी एक किस्म से लीज पे लगा हुआ हो। ये रियल एस्टेट कुछ भी हो सकता है। ये रियल एस्टेट मॉल हो सकता है, ये रियल एस्टेट ऑफिस स्पेस हो सकता है, ये रियल एस्टेट सर्विस अपार्टमेंट हो सकता है, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट जिसे रेंट पे लगाया गया हो। अब इससे क्या आसानी हो जाती है आपको एज ए इन्वेस्टर, जो हम डेवलपमेंट रिस्क बोलते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन करना, उसके अप्रूवल लाना, कंप्लीशन लाना, ओसी लाना, वो सब कंप्लीट हो गया रहता है। क्योंकि कोई भी एमएनसी या कोई भी एक अच्छी ब्रांड लीज पे तभी लेगी जब सारा अपना वो ड्यू डिलिजेंस खुद करेगी, तो वो हमारी एफर्ट काफी सेव हो जाती है। अब एक सबसे बड़ा एज म्यूचुअल फंड के सामने जो रीट आपको देता है, रीट का एक नियम है ग्लोबली कि 90% ऑफ द रेंटल इनकम जो रीट के ट्रस्ट में आती है उसको वापस इन्वेस्टर को मिलना जरूरी है। 90% ऑफ द रेंटल इनकम ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब जब 90% इनकम देना जरूरी बन जाता है तो आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न हर क्वार्टर पे ऑन अ सर्टेन बेसिस मिलना शुरू हो जाता है, जो म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है वो तो डिविडेंड्स देती है और डिविडेंड्स की मात्रा बहुत कम रहती है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप 7% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर क्वार्टर जो आएंगे। प्लस आप कोई भी लीज देखेंगे तो नॉर्मली हर साल 5% की बढ़ोतरी या हर 3 साल 15% की बढ़ोतरी लीज में होती है। तो मतलब आपको रेगुलर इनकम के साथ एक कैपिटल ग्रोथ भी मिलता रहता है, जो एक फिक्स कैपिटल ग्रोथ है कि आपकी एसेट भी हर 3 साल 15% से अप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस सारे चीज को इन्होंने लिस्ट करके रख दिया है एनएससी और बीएससी के ऊपर। तो जो भी रीट है उनके यूनिट ट्रेड होते हैं म्यूचुअल फंड के जैसे, आप ले सकते हो और आपको रेगुलर इनकम भी प्राप्त होती है और आपका पोर्टफोलियो हर 3 साल पे मिनिमम 15% से आपका इंक्रीज भी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है रीट का। इसमें अर्शद भाई एक एग्जांपल दीजिए हमको। जैसे आपने कहा कि 90% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिटर्न मिलता है, तो इसमें एंट्री लेवल क्या है? जैसे म्यूचुअल फंड में तो आप 1000 रुपए से भी एंटर कर सकते हो, तो रीट में आप क्या है? सरप्राइज हो जाएंगे, मात्र 10,000 रुपए से आप एंट्री कर सकते हो। आज रियल एस्टेट लेने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। आपको 1 करोड़ में भी मुंबई जैसे शहर में कोई अच्छा रियल एस्टेट नहीं मिलेगा खुद के लिए, बट आप एक बहुत बड़े 1000 करोड़ के रियल एस्टेट को ओन कर सकते हो रीट के द्वारा केवल 10,000 रुपए से। सो ये बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल किया है क्योंकि ये इतना सेफ है। इसको सेबी रेगुलेट करता है, सेबी इसको मॉनिटर करता है और सेबी मानता है ये इतना सेफ है कि रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने 10,000 में हर भारतीय के लिए एक्सेसिबल करके रख दिया है। तो इसमें जो रिटर्न आप बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ने 10,000 या 1 लाख रुपए के यूनिट्स लिए हैं और उसको व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न ही विल गेट, क्वार्टर खत्म होने के बाद उसको किस तरह पैसा मिलेगा, क्या होगा? तो साधारण से नॉर्मल हम जो रीट देखते हैं 7% सालाना रिटर्न छोड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि 1 करोड़ के ऊपर आपको 7 लाख के आसपास का रिटर्न हर साल का मिलता है। उसे आप ब्रेकअप कीजिए, हर 6 महीने 3.5 लाख या हर क्वार्टर 1,75,000 के हिसाब से आपको मिल सकता है। तो ये रिटर्न सर्टनली आपको मिलता है 7% का आपके हाथ में। और ये रिटर्न आपको जो मिलता है वो रेगुलर हर 3 साल पे या हर साल पे डिपेंडिंग ऑन द लीज 15% या 5% से इंक्रीज भी हो सकता है। सो इस रिटर्न में बढ़ोतरी की भी एक्सपेक्टेशन है। ओके। और जो रेंटल ये कंपनी जो फंड मैनेज करती है या जो प्रॉपर्टी मैनेज करती है, उनको जो पैसा ये आता है वो हर 3 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कंपल्सरी। तो ये ग्लोबली रीट का नियम है कि 90% मिनिमम 90% जो रेंटल इनकम ये फंड कलेक्ट करता है वो उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये फंड क्या कमाता है ये सारे के लिए, तो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है या जो आपका इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड के जैसे ही 0.1-0.2% का एक फी लमसम ले लेते इन लोग ऑन द ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो फंड मैनेजर की फी म्यूचुअल फंड जैसी ही है, म्यूचुअल फंड के जैसे ही लिस्टेड है,
लेकिन आपको रेगुलर हर क्वार्टर डिविडेंड मिलेगा 7% का, जो म्यूचुअल फंड में मिसिंग है। कैपिटल ग्रोथ मिलेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, इरोड नहीं होगा। आज कोविड आता है या किसी का एक कोई ग्लोबल न्यूज आता है तो स्टॉक मार्केट 10-20% गिर जाती है। ये रियल एस्टेट में कभी देखा नहीं गया है। इसी के लिए रीट ग्लोबली बहुत ही पॉपुलर एसेट क्लास है। अगर आप ग्लोबल आउटलुक देखेंगे रीट का तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप इसको जैसे ग्लोबल सिनेरियो से कंपेयर करेंगे तो वेयर आर वी नाउ, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में? आप सरप्राइज हो जाएंगे, सारे दर्शक सरप्राइज हो जाएंगे, और ये एक किस्म की सबके लिए एक रिविलेशन रहेगा कि रीट 60 ईयर ओल्ड कॉन्सेप्ट है। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 60 ईयर ओल्ड कॉन्सेप्ट है। आप सोच सकते हो, ये एक दो नहीं 42 कंट्रीज में मौजूद है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में भी रीट ऑलरेडी अवेलेबल है। 42 कंट्री, या इनफैक्ट इंडिया से पहले। सो 42 कंट्रीज में रीट अवेलेबल है। $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है रीट का ग्लोबल। $2 ट्रिलियन। हम जीडीपी वो तरफ ले गए हैं, लेकिन ये मार्केट कैप केवल रीट का 942 आज के दिन में लिस्टेड रीट ग्लोबली अवेलेबल है। 942। सो ये बहुत बड़े आंकड़े। 60 इयर्स, $2 ट्रिलियन मार्केट कैप, 42 कंट्रीज और 942 लिस्टेड रीट्स। सो ये एकदम आई ओपनर है। सो ऐसा कोई यूरेका मोमेंट नहीं है इंडिया के लिए। कोई रिस्की या नया प्रोडक्ट या बिटकॉइन जैसा कोई इनोवेशन नहीं है। ये बहुत ही वेल एस्टैब्लिश, कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है। इनफैक्ट आप सरप्राइज हो जाएंगे, इसकी एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपको अब्रॉड में जो रीट है वो ग्रेवयार्ड पे भी मिलती है। तो हमारे हिंदू धर्म में तो हम खैर क्रिमेट कर देते हैं बॉडी को, बट वेस्टर्न कंट्री में वहां दफनाते और हर क्वार्टर या उनके हर बड़े दिन पे वो विजिट भी करते हैं। हमारे उधर उसको थोड़ा घोषली पिक्चराइजेशन दिया है, बट वहां पे बहुत खूबसूरत से मेंटेन किया गया रहता है ग्रेव्स, और वो सभी ग्रेव्स का भी एक ग्रेवयार्ड रीट बना। तो आप सरप्राइज हो गए, प्रिजन रीट भी है। एक वो लाइन सही बैठती है इस पे, इंश्योरेंस वालों की है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो यहाँ ठीक बैठती है। ये वही वाला है, क्योंकि लोग और वेल्दी लोग ये डिसाइड भी करते हैं कि अगर मैं चल बसा तो मुझे कहाँ दफना दो, तो ये भी नक्की करके जाते हैं। और वो फैमिलीज उसके लिए हर साल एक प्रीमियम भरती है ताकि वो ग्रेव मेंटेन रहे, वो जगह मेंटेन रहे, बेंचेस रहते, हर क्वार्टर कोई बड़े दिन हो, उनका बड़ा ओकेजन हो, तो दे गो टू टेक ब्लेसिंग्स। तो वहां पे वो कल्चर है, और उस वजह से उधर वो अपॉर्चुनिटी देखी गई है। तो रियल एस्टेट है जिसमें लोग दफनाए गए हैं, एक रेगुलर इनकम आ रही है और उसका रीच बनाया गया है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अब्रॉड आपकी जो प्रिजन्स है उसकी भी रीट बनी हुई है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती है, प्राइवेट कंपनीज होती है जो प्रिजन्स को मैनेज करती है। तो प्रिजन रीट्स है। अब अगर एक मात्रा निकाली जाए कि जो रियल एस्टेट लिस्टेड है उसका कितना परसेंटेज रीट है, तो अभी बहुत सारी डेवलपमेंट कंपनीज लिस्ट हो रही है, तो उनका जो रियल एस्टेट है जो लिस्टेड है उसकी कितनी प्रतिशत लिस्टेड की रीट है। तो ग्लोबली यूएसए, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में 90% से ज्यादा लिस्टेड रियल एस्टेट रीट के फॉर्म में है। 90% से ज्यादा। इंडिया में केवल 14% है। अब ये 14% के अंदर इंडिया का सिनारियो क्या है? हमारे पास 4 लिस्टेड रीट है, जिसमें से 3 ऑफिस स्पेस की है। एम्बेसी की जो सबसे पहले आई थी, फिर रहेजा माइंडस्पेस आई थी, आपकी हीरानंदानी जी की जो एसेट थी उसको कंपनी ने परचेस कर लिया था, वो तीसरी रीट थी। और फिर फाइनली जो चौथी रीट थी वो ब्लैकस्टोन की एक मॉल्स के ऊपर रीट थी, जिसे हम नेक्सस सिलेक्ट रीट बोलते हैं, जिन्होंने नवी मुंबई में L&T सीवुड का मॉल उस रीट के अंदर मौजूद है, चंडीगढ़ के मॉल,
गुड़गांव के मॉल्स उस रीट में मौजूद है। तो 4 किस्म की रीट्स है। इसमें ब्लैकस्टोन करके कंपनी है, वो काफी ही इसमें इन्वेस्ट करती है। तो 4 में से 3 रीट ब्लैकस्टोन की है, एम्बेसी की, रहेजा की माइंडस्पेस रीट और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, ये तीनों रीट ब्लैकस्टोन कंपनी की है। और जो चौथी वाली रीट है वो खुद फंड मैनेज करती है, तो उसके अंदर कोई डेवलपर पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे ब्लैकस्टोन और एम्बेसी का टाइप का, ब्लैकस्टोन और एम्बेसी और ब्लैकस्टोन और रहेजा डेवलपर का टाइप था। तो जो चौथी रीट है वो फंड खुद चलाती है। अब ये 4 ही रीट है, ये 4 रीट मिला के केवल 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 25,000 आउट ऑफ $2 ट्रिलियन हमारा कंट्रीब्यूशन है केवल 25,000 करोड़। सो वी आर एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। केवल 4 रीट अब तक लिस्ट हुई, कम से कम और 40 रीट पाइपलाइन में है जो आने की संभावना है इंडिया के अंदर, जो केवल अभी अपना पोर्टफोलियो बना रहे और एक एक करके आ सकते हैं। अच्छा, हमने रीट किस में लाया है? हमने लाया है केवल ऑफिस स्पेस में, और एक रीट हम लाए मॉल के अंदर। बाकी हमारे और कोई भी रीट्स लाए गए नहीं है। हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट्स में, डेटा सेंटर में, वेयरहाउसिंग के अंदर सब रीट्स आने की संभावना है। जो तरीके से डेटा सेंटर डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से वेयरहाउस डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से आपके लॉजिस्टिक पार्क्स हो रहे हैं, ये सारे रीट आने की संभावना, और जो और अच्छे रिटर्न देंगे, कम से कम 9% 10% रिटर्न दे देंगे। तो ये वैसी संभावना मुझे दिखती है। तो इंडिया का सिनेरियो रीट में बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और इस बीच क्योंकि ये इतना अच्छा चल रहा था, फ्रैक्शनल ओनरशिप करके एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। सेबी ने तुरंत करेक्टिव एक्शन लेके, एक बोलते हैं जिसे प्रोएक्टिव एक्शन, वो लेके उन्होंने एसएम रीट्स का एक मैकेनिज्म लेके आ गए, स्मॉल मीडियम रीट्स। तो उन्होंने फ्रैक्शनल ओनरशिप को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, बट एक ऑप्शन दे दिया कि जो फ्रैक्शनल ओनरशिप के प्लेयर्स है, जैसे स्टाटा करके एक कंपनी है, ब्लिंकिट है, एचबिट्स है, एसेट मॉन्क है, ये सभी कंपनीज को ऑप्शन दे दिया कि आप लिस्टेड में चले आओ, रेगुलेटेड दुनिया में आ जाओ, फॉर्मल दुनिया में आ जाओ, और आपको हम सारा सपोर्ट देंगे। आपको रूल्स में क्या अमेंडमेंट चाहिए फॉर द फर्स्ट 2 years आप बताइए, हम सब सपोर्ट देंगे एंड वी विल ब्रिंग यू ऑन बोर्ड। लेकिन इस एसएम रीट्स की एंट्री टिकट को 10 लाख किया गया है। इसका कारण है क्योंकि फ्रैक्शनल ओनरशिप एक बहुत ही रिस्की है, एसएम रीट्स एक रिस्की है, एक स्मॉल मीडियम रीट है। तो इसमें क्वालिफाइड इन्वेस्टर, जो 10 लाख रुपए का एंट्री टिकट, मतलब एक बहुत ही क्वालिफाइड इन्वेस्टर होता है, मेच्योर इन्वेस्टर होता है, हाई नेटवर्थ रहता है, केवल वो एंटर कर सके, वैसा उन्होंने प्रयास किया है। तो मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस खोल के दिए हैं इस मेरे टॉपिक के अंदर, जिसे हम हर पहली को एक एक करके हम सुलझाएंगे। तो इसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो हम लोग रीट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये उसके बेनिफिट्स हमने बताए हैं, उसकी एंट्री लेवल हमने बताई है, रीट के रिस्क क्या हैं? जो मान लीजिए 10,000 से अगर कोई इन्वेस्ट करता है, मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी उसमें आंखें बंद करके आ सकते हैं, बिकॉज सेबी का अगर उसके ऊपर कंट्रोल है तो इन्वेस्टर्स फील दैट दे आर सेफ, उनका पैसा कहीं जाएगा नहीं। बाकी मार्केट की परफॉर्मेंस नीचे ऊपर तो चलती रहेगी, दैट इज ओके, बट उनको पता है कि हमसे चीटिंग नहीं हो रही है, सो दैट इज एन एडवांटेज। अब उसके रिस्क बताइए, इसके अंदर रीट में रिस्क क्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सेफगार्ड यह है कि आपका पैसा एक रियल एसेट में जा रहा है। रियल एस्टेट जिसे एक रियल एसेट माना गया, ये पेपर सिक्योरिटी नहीं है, ये कोई वैल्यूएशन बबल की गई नहीं है, कोई जॉकी नहीं बैठा है जो इसको पंप किए जा रहा है और 10 रुपए की चीज को 1,000 रुपया बना दिया है कि ओवरनाइट 1,000 की चीज 10 हो जाए। ये ऐसा नहीं है, ये रियल एस्टेट बैक्ड है। रियल एस्टेट की वैल्यू, चाहे कोविड आए, चाहे वॉर हो, कुछ भी हो, एक वैल्यू इंट्रिंसिक रहती है, वो मेंटेन रहती है, वो ऐसे गिर नहीं जाती है ओवरनाइट। तो ये सबसे बड़ा सेफगार्ड रीट का ये है कि उसको जो बैकिंग है वो रियल एस्टेट एसेट की है। इसकी दूसरी सेफ्टी क्या है, इस एसेट का ड्यू डिलिजेंस एमएनसीज ने किया है और फिर उसका रेंट दे रहे हैं, तो उनका डबल चेकिंग हो गया है। तो रेरा वगैरह की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की भी चेकिंग एमएनसी ने की है।
तो बहुत सारी चीजें ऑन सूटेबिलिटी एमएनसी चेक करती है और फिर लेती है, लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर आता है इसके लिए ताकि उसको रेगुलर रिटर्न्स मिले। तो एक रिस्क जो मुझे लगता है रीट में हो सकता है, जो दर्शकों को पता होना चाहिए, जो रियल एस्टेट में नॉर्मल होता है, कभी कोई भाड़ूत ने छोड़ दिया तो क्या, अगर लाइसेंसी ने या लेसी ने वेकेट कर दिया तो क्या, तो वेकेटिंग रिस्क इज देयर। तो थोड़े क्वार्टर्स की दिक्कत हो सकती है, बट जो टीम होती है फंड मैनेजर की, वो एनेबल्ड रहती है कि वो प्रीएम्प्टिव एक्शन ले और एक रिप्लेसमेंट लेसी ढूंढ के दे। दूसरी चीज, हमें अपना भी ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए कि जो पैसा रीट लगा रहा है एसेट पे, वो एसेट कैसा है, किधर है। ब्लाइंडली हमें चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत अवेलेबल है। क्योंकि एक एसेट एनसीआर में भी हो सकता है, कलकत्ता में भी हो सकता है, बैंगलोर में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है। मुंबई में तो मुंबई में, नवी मुंबई में, थाने में, के नरीमन पॉइंट पे, के बीकेसी पे, तो ये हमें देखना चाहिए। दूसरा, इस रीट को जो इनकम आ रही है वो कौन से सेक्टर से आ रही है। तो जो कंपनीज उनको रेंट दे रही है वो हेल्थ केयर है, कंसल्टिंग है, फार्मा है, कौन सी कंपनीज है, ये सब डिस्क्लोजर अवेलेबल होता है। तो हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना चाहिए ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या जो रेंट मिल रहा है वो मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से कम है, ठीक है, या बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा है तो वेकेटिंग रिस्क इमिनेंट है। अगर एसेट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा की गई है तो करेक्शन इमिनेंट है। तो जो हम नॉर्मली एक भाड़े पे लगी हुई एसेट खरीदते, तो जिसमें जो फैक्टर्स हम चेक करते, रीट में हमें सेम टू सेम वही फैक्टर्स चेक करना है। और वो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, बट वो रिस्क काफी हद तक, क्योंकि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है, हजारों करोड़ का एसेट है, तो उसके ऊपर वो मिटिगेटेड होती है। और एक लास्ट रिस्क जो अभी रिसेंट में 1 साल में देखने में आया रीट के अंदर, चेंज ऑफ मैनेजमेंट या चेंज ऑफ सीनियर लीडरशिप एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। क्योंकि मैंने पैसे केवल एम्बेसी के एसेट पे नहीं लगाए थे, एम्बेसी की एसेट की लेसी पे नहीं लगाए थे, मैंने पैसे लगाए थे क्योंकि एम्बेसी की सीनियर मैनेजमेंट टीम उसे मैनेज कर रही थी। अब एम्बेसी की टीम अगर बेच के चली जाती है किसी और को, तो वो मेरे लिए एक रिस्क बन जाता है। तो ये हमें रिसेंटली देखने मिला था। तो ये एक रिस्क है जो हमें, बट वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, क्योंकि चेंज ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स किसी को पता नहीं रहते। हाँ, और इसमें जैसे आप जो आपने देखा था अभी, जहां एक ये किस्सा जो आप बता रहे हुआ था, तो उसमें असेट में कुछ फर्क पड़ा या रिटर्न्स में कुछ फर्क पड़ा? जैसे एक ओनर ने दूसरे को भेजा, मैनेजमेंट चेंज हो गई। शॉर्ट टर्म बेस पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लॉक-इन्स रहते हैं लेसी के भी और लेसोर के भी। लेकिन ऑन अ मीडियम और लॉन्ग टर्म बेस स्ट्रेटेजी में चेंज आ जाता है, क्योंकि जो सोच एक मैनेजमेंट की रहती है, आप सोचिए एक कंपनी है, एक कंपनी का सीनियर लीडरशिप चेंज हो गया, तो इमीडिएट 1-2 साल में तो नहीं समझ पड़ेगा, बट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में एक फर्क जरूर आ जाता है, बोथ ऑन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। काफी बार सुधर भी जाता है और काफी बार उल्टा भी पड़ता है, बट नॉट ऑन अ शॉर्ट टर्म। तो कंफर्टेबली 1-2 साल की मार्जिन मिलती है लोगों को देखने और समझने के लिए। मैं आई एम 100% विथ यू, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो असेट है वो परफॉर्म कर रहा है और जो टेनेंट है वो परफॉर्म कर रहा है। इनके रोल्स परसेंटेज वाइज अगर आप गिनेंगे ऑन द रिस्क कंपैरिजन, वो ज्यादा है। सो एज लॉन्ग एज दीज टू आर ओके, तो शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मीडियम और लॉन्ग टर्म में। क्या हो जाता है सर, मैं आपको बताता हूँ कि जब समझो एम्बेसी और ब्लैकस्टोन का एक पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो का एक पार्ट उन्होंने लिस्ट किया है और लिस्टिंग फेज मैनर में बढ़ाते जाते हैं। अब क्या हो जाता है, वो पोर्टफोलियो को कैसे ग्रो कर रहे हैं, जो 10% वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उसके ऊपर उन्होंने कितना लीवरेज उठाया है, उस 10% को वो कहाँ री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दैट प्लेटफॉर्म इज डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट, क्योंकि अक्सर पूरा का पूरा सिर्फ वो एसेट एक रीट नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जो रीट है, और उस प्लेटफॉर्म के अंदर और 5-7 एसेट्स है जो लिस्ट नहीं हुए हैं, वहां पे और एसेट्स नए लिए जा रहे हैं। तो वो एक लार्जर कॉल हो जाता है थोड़ा, क्योंकि वो लिस्ट तो फिर यही नाम पे होते रहेगा। वो जैसे कंपनी है, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स, आज कंपनी के पास इतना ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर के बेस पे शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन चेंज नहीं होती है, बट कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होने के उनसे उन कंपनी के लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लान चेंज होते हैं। वैसे ही एक रीट के लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म प्लान्स चेंज हो जाते हैं,
क्योंकि बहुत बार कोई इन्वेस्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं बस हमें अब ग्रो नहीं करना, जो है उसको सीमित रखना है। कोई बोलेगा नहीं हमको बहुत ग्रोथ करना है, तो हम डेट भी लेंगे, हम नॉर्थ का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो चले जाएंगे। अब पुराना मैनेजमेंट है, वो बोलता है कि नहीं मुझे साउथ और वेस्टर्न इंडिया पसंद है, मुझे नॉर्दर्न इंडिया नहीं जाना है। नया मैनेजमेंट आएगा, बोलेगा नॉर्दर्न इंडिया में नहीं हो तो रियल एस्टेट में क्या कर रहे हो। तो ये वाला चेंज में वो पोर्टफोलियो मिक्स चेंज, बट शॉर्ट टर्म नहीं इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा जो इमीडिएट लिस्टेड है वो तो परफॉर्म कर रहा है, बट जो फॉरवर्ड लिस्टिंग आएगी उसमें एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, हम आते हैं फ्रैक्शनल की तरफ। ये एक नया क्लास देखने को मिला लेटली। पहले लोग अपनी प्रॉपर्टीज लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे और उसको रेंट पे देकर उससे रेंट कमाते थे। बाद में प्री लीज वाला पैटर्न आ गया कि लीज पे लगी हुई प्रॉपर्टी वही उठा लो, तो वो झमेला बच जाता है और फ्रॉम डे वन आपका असेट स्टार्ट्स मेकिंग मनी फॉर यू। अब ये फ्रैक्शनल का आया है। सो हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल एंड प्रीलीज असेट? सो आपको मैं बोलता हूँ ये फ्रैक्शनल वर्ड नया चकाचक इंग्लिश का दे दिया है, बट आप देखेंगे गुजराती कच्ची मारवाड़ी लोग ऐसे ही प्रॉपर्टी लेते थे। तो एक एसेट रहता था 20-30 करोड़ का, जिसमें 2-2 करोड़ डाल के 10 लोग के नाम डाल देते थे और एक एसेट ले लेते थे। तो ये एक बहुत ही को ओनरशिप का बहुत ही कॉमन पैटर्न चलते आ रहा है। अब उसको फॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने, ये बोल के कि इसके हम कहेंगे फ्रैक्शनल ओनरशिप, बट फंडा तो पुराना है। दूसरा, ये बेसिकली एक गैप था कि रीट में मिनिमम एसेट साइज 500 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, तो जो आपका पोर्टफोलियो मिनिमम 500 करोड़ का होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो 50 करोड़ 100 करोड़ 20 करोड़ की थी, रिटर्न भी अच्छी दे रही थी, बट वो रीट में नहीं जा पा रही थी। अब वो 50 करोड़ और 500 करोड़ के बीच का जो गैप था, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म खुल गए जिसका नाम बना फ्रैक्शनल ओनरशिप, कि हम रीट वाला ही कॉन्सेप्ट करेंगे, बट हम पे कोई रेगुलेटर नहीं है, तो हम किसी भी एसेट में डाल सकते हैं। हम वेयरहाउसिंग भी कर सकते हैं, हम डेटा सेंटर भी कर सकते हैं, हम ऑफिस भी कर सकते हैं, प्लस हम टिकट साइज भी हम नक्की करेंगे। बेसिकली बिना रूल के, बिना रेगुलेटर के ऑपरेट करने वाला एक प्लेटफॉर्म शुरू हो गया। सेबी को बहुत जल्दी समझ में आ गया 2-3 सालों में कि भैया ये तो गड़बड़ होने वाली है बहुत बड़ी, तो उन्होंने इसी को रेगुलराइज करने बोल दिया कि हमारे पास अब स्मॉल एंड मीडियम रीट है जिसकी पोर्टफोलियो साइज 50 करोड़ से 500 करोड़ है। तो अब 50 करोड़ से 500 करोड़ की चीज लिस्ट हो सकती है। आप सरप्राइज हो जाएंगे, बॉम्बे या दिल्ली में तो एक फ्लोर प्लेट 50 करोड़ की हो सकती है। आई वाज टू कम टू दैट। वो जो बिल्डर फ्लोर बोलते हैं, ये दिल्ली में बहुत ज्यादा चलता है, नॉर्थ में बिल्डर फ्लोर। ये क्या सीन है, ये जरा व्यूअर्स को बताइए। एक फ्लोर प्लेट को भी आप लिस्ट कर सकते हो। तो अभी स्मॉल मीडियम रीट में ऐसा बना दिया है कि जैसा ये पूरा बड़ा पोर्टफोलियो जो मैंने बता रहा था, मेरे और 7-8 प्रोजेक्ट है इस पोर्टफोलियो में, वैसे सबकी जरूरत नहीं है। आपको आपका एक एसेट लिस्ट करना है, 50 से 500 करोड़ के बीच है, आप लिस्ट कर डालो, वो एक अलग रीट हो गया स्मॉल मीडियम। तो ये स्मॉल मीडियम रीट लाने से इनडायरेक्ट मैसेज सेबी का ये है सभी फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेयर्स को कि भैया आ जाओ, लिस्ट हो जाओ, अब हमने आपके लिए फैसिलिटी खोल दी है। एंड इट्स अ इनडायरेक्ट मैसेज टू इन्वेस्टर्स कि आपके पास अब ऑप्शन लिस्टेड रियल एस्टेट का 50 से 500 करोड़ की भी प्रॉपर्टीज का अवेलेबल है। तो व्हाई वुड एनीवन वांट टू गो इन अ अनलिस्टेड अनरेगुलेटेड स्पेस? तो मेरे हिसाब से फ्रैक्शनल ओनरशिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है स्मॉल मीडियम रीट के चलते, और बहुत सारे सक्सेसफुल फ्रैक्शनल ओनरशिप के प्लेटफॉर्म्स आर माइग्रेटिंग इनटू एसएम रीट्स, क्योंकि सबको पता ना हम क्लीन है, हमारा गवर्नेंस हाई है, हम ट्रांसपेरेंट है, हमारे पास बेस्ट ऑफ ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स है, तो वो सब अभी माइग्रेट हो रहे हैं एसएम रीट्स पे। तो ये जो एक बूम आ गई थी फ्रैक्शनल ओनरशिप की, हर कोई अपना एक प्लेटफॉर्म खोल रहा था, वो अब चले जाने वाला है। वो इनफैक्ट निकलना शुरू हो चुका है लास्ट 1-2 साल से, क्योंकि अब जब रोक नहीं लगाई गई है, बैन लगाया नहीं गया है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। कोई रूल नहीं है जो बोलता है नहीं कर सकते हो, बट जब ऑप्शन है इन्वेस्टर के पास लिस्टेड में स्मॉल मीडियम रीट का, तो वो क्यों आएगा? अर्शद भाई, अभी रिसेंटली एक हैदराबाद के प्रॉपर्टीज पे पॉडकास्ट किया था, एंड माय गेस्ट वो देयर,
उन्होंने हमको बताया कि बिल्डर फ्लोर प्लेट जो कई जगह पे चलती है, हैदराबाद में भी चलती थी, लेकिन अब उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर वो जो टेनेंट है वो खाली कर गया या उसने रेंट नहीं दिया 2-4 महीने, सो इनको रेंट नहीं मिलता है, पीपल हु आर देयर, सो एवरीबॉडी इज सफरिंग। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क मैंने देखा है, एंड आई हैव लर्नड इन दिस बिल्डर फ्लोर। एक तो उसकी ओनरशिप आपके पास है ही नहीं, इट्स एन कंबाइंड ओनरशिप। अगर आपको एग्जिट करना है तो यू कैन नॉट गेट 1% देयर। देखो बहुत सिंपल है, और ये वर्ड जो आपने बोला ना, सबसे बड़ा क्राइटेरिया किसी भी इन्वेस्टर का, अगर कोई नया रहेगा ना तो वो बोलेगा कि भैया रिटर्न्स कितना देता है, कितना छुड़वाएगा, कितना समय लगेगा, क्या है, ये सब सवाल पूछेगा। जो एक मैच्योर इन्वेस्टर होता है ना, वो एक ही सवाल पूछता है, इसकी एग्जिट मुझे समझाओ। बिल्कुल, एंट्री तो मैं समझ लूंगा, रिटर्न में समझ लूंगा, बट मुझे एग्जिट समझाओ। और ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह जैसा बन जाता है ये। आप एक ऐसे रूम में हो जहां पे 100 स्ट्रेंजर लोग हैं आपके साथ, या तो फैमिली में आपस में बनती नहीं है, हम 100 स्ट्रेंजर्स के साथ एक प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं 100 करोड़ की। तो ये मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए इससे। जो करना चाहिए वो सिंपल है कि आप एक लिस्टेड एंटिटी में जाओ, चाहे रीट हो या एसएम रीट हो, उसमें आपके 100 में से 90 क्राइटेरिया क्लियर हो जाएंगे। अब 10 क्राइटेरिया का आप खुद थोड़ा सचेत लीजिए, बातचीत कीजिए, समझेगा और इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे भी राशि बहुत बड़ी नहीं है होती, 10,000 से शुरू होती है और एसएम रीट में 10 लाख। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। रीट का जो अभी उन्होंने जो एंट्री लेवल कम कर दिए, मैं समझता हूँ इससे बहुत फर्क पड़ेगा, और लोग जिनको असेट ओन कभी जिंदगी में किया नहीं था, वो लोग भी ये एसेट ओन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो वजूद है वो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज पीपल विल प्रेफर टू गो इन अ बिगर एसेट ना। फ्रैक्शनल ओनरशिप एक तरीके से खत्म है। हाँ, इन्होंने फ्रैक्शनल यही कर दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए उसका मैटर क्लोज कर दिया है। क्लोज कर दिया, आई नो कुछ बुआ बुम हुई नहीं। हाँ, सो आई ओनली होप अभी जो प्रॉपर्टीज उन्होंने ले रखी हैं, वो टेनेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने पैसे डाले उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है, जो अच्छे ग्रेड ए क्वालिटी फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेयर्स हैं, वो सभी को ऑप्शन दिया गया है कि आप आ जाओ, माइग्रेट कर लो एसएम रीट में, और आपको दिक्कत आ रही है माइग्रेशन में तो आप बताओ, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सेबी इज वेरी क्लियर, दे आर सपोर्टिंग द माइग्रेशन। वो बोलते हैं कि हमको अपोज करना ही नहीं है, हमको आपको सपोर्ट देके माइग्रेट कराना है। अर्जुन भाई, इसकी कोई सक्सेस स्टोरीज फ्रैक्शनल की आपके पास? तो एचबिट्स करके फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म है, स्ट्राटा करके फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म है, ये सभी बहुत अच्छी तरीके से चलाते थे। एक आप बोल सकते हो मिनिएचर रीट के जैसे ही चलाते थे, और इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है माइग्रेट करने में, क्योंकि दे वर ऑलरेडी वेल गवर्न्ड। अब दिक्कत किसको आएगी? वो अनरेगुलेटेड स्पेस को आने वाली है, जहां पे प्रमोटर का ठिकाना नहीं है, उसने कुछ तो बेच दिया है, या जिसे हम कहते हैं चिपका दिया है, वो चिपकाने वालों लोग को दिक्कत आने वाली है। और वो रेरा के वक्त भी हुआ था, जो डेवलपर वेल फाइनेंस थे, डिसिप्लिन थे, उनको दिक्कत नहीं थी रेरा से। वो बोलते थे रेरा के जो प्रिंसिपल है वो हम आज ही अडॉप्ट कर रहे हैं बिजनेस में, वो तो हम सालों से कर रहे हैं, करके हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा चल रहा है। बट दिक्कत किसको आई? उन लोगों को दिक्कत आई जो ये अडॉप्ट नहीं करते थे। So हमने बात करते करते we also spoke about the framework of regulatory authority। इसमें जैसे सेबी गवर्न करती है रीट को और स्मॉल रीट्स को भी, स्मॉल और एसएमबी दोनों को। So that is a very good thing which gives lot of credibility to the whole transaction and the whole business। So इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं रीट के और प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार तो बहुत सिंपल अप्रोच लिया है कि जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज रहेगी, लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी आपका शेयर बाजार के स्टॉक मार्केट के कंपनीज आ गए, आपके रीट आ गए, तो वो सब पे एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिफाइन कर दिया है कि 20% एक साल पे, और 1 साल से ज्यादा हो गया तो आपको 12.5% आएगा। तो ये बहुत ही एक वेल डिफाइंड नॉर्म कर दिया है, जो रीट पे भी लागू होता है।
वेरी गुड, अमेजिंग। हाँ, सो ये बहुत सिंपल है, शेयर बाजार जैसा ही दे दिया आपको, तो किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या कर दिया है कि जैसे आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट की कोई भी इनकम आती है, तो आपके पर्सनल इनकम स्लैब के हिसाब से उसको टैक्स किया जाता है। उसी तरह जो आपको डिविडेंड रीट से आएगा वो हाँ। एग्जेम्प्ट है रीट के लेवल पे, मतलब रीट हाँ। कोई टैक्स नहीं है उस पे, उस इनकम के ऊपर, तो देयर इज नो डबल टैक्सेशन। तो आपको जो रिटर्न्स आ रहा है उधर से, वो आपको टैक्स भरना है उसपे आपके इनकम स्लैब के हिसाब से। तो जिस भी स्लैब में आप हो, आपका एक इनकम है, उसके ऊपर आप टैक्स भरो। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यही कारण था कि 2014 तक रीट आ नहीं पाया था इंडिया में। हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग इस पे डबल टैक्स लगाने को प्रपोज किए थे कि पहली बार जब रीट को रेंट का इनकम आता है, दूसरी बार जब इन्वेस्टर को इनकम हाथ में आता है, अरे वो तो पास थ्रू मैकेनिज्म है, वो तो एस्क्रो है, उसपे आप कैसे 2 बार टैक्स लगा सकते हैं? बिल्कुल। और अगर आप 2 बार टैक्स लगाओगे तो रिटर्न एफडी से कम हो जाएगा, तो कोई रीट लेगा क्यों? ये समझने 2014 तक टाइम लग गया उनको। बट एनीवे, जैसा आपने बिगिनिंग में कहा कि देर है दुरुस्त है, एटलीस्ट शुरू तो हुआ। और मुझे कहना चाहिए एनडीए गवर्नमेंट ने 2014 में प्रपोज किया था, बट उनको भी एनडीए 2 तक रुकना पड़ा आने के लिए पहला रीट। तो 5 साल लग गए सेबी को भी ऑपरेशनलाइज करने के लिए इसमें। पहला लिस्ट 19 में आया। हाँ, इसमें जैसे टैक्स इम्प्लीकेशंस की तो हमने बात करी है, इसमें और एक चीज मुझे जाननी है कि ये जो रेगुलेटरी के जो चेंजेस हैं वो इसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं रीट और फ्रैक्शनल को, या एसएम? अभी हम फ्रैक्शनल नहीं बोलेंगे, वील कॉल इट एसएम रीट। नहीं, सो रेगुलेटर इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसमें, वो कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नया लॉ है। तो इसमें जो दिक्कतें आ रही है, ऐसा है ना कि आप जब समुद्र में उतरते हो तब तैरने के वक्त के प्रॉब्लम समझ में आते हैं, तो वैसे ही अब जो कंपनी लिस्ट हो रही है, तो उनको जो रोज के ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है, या जो कंपनी को एसएम में लिस्ट करना है, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का काम रेगुलेटर कर रहा है। तो एक फेवरेबल काम कर रहा है, कोई भी इनफैक्ट दिक्कत नहीं आ रही, इनफैक्ट इंप्रूवमेंट आ रहा है। वेरी गुड। और गवर्नमेंट इज आल्सो सपोर्टिंग दिस। हमारी गवर्नमेंट 10-20 साल तक तो दिक्कत करती नहीं है, कोई इंडस्ट्री को जब 20 साल हो जाता है फिर कुछ चैलेंज डालना लगती है। पहले तो बोलते आ जाओ, सब अंदर आओ। तो अभी ये वेलकम वाला स्टेज है, तो वेलकम स्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये अब चलेगा 10-15 साल चलेगा। सो मार्केट ट्रेंड्स क्या बताते हैं इसके? व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स फॉर रीट एंड एसएम रीट और फ्रैक्शनल, एंड फ्यूचर क्या आउटलुक कैसे लग रहा है आपको? जैसे भी आपने कहा कि 4-5 प्लेयर्स हैं केवल। करंट मार्केट ट्रेंड तो ऐसे चल रहा है ना, वो एक बॉलीवुड में गाना है 1-2 का 4, तो शेयर बाजार अभी इतना 1-2 का 4 करता है कि सबको अपना वाइट का पैसा शेयर बाजार में ही डालना है, और कहाँ भी डालो ग्रो ही हो रहा है। चाहे यूएस इलेक्शन का रिजल्ट कुछ आए, चाहे किधर युद्ध चल रहा है, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर 20,000 करोड़ निकाल के जाए, हमारा बाजार दुरुस्त। तो मुझे लग रहा है नियर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में तो स्टॉक मार्केट एंड आईपीओज और स्क्रिप्ट्स ज्यादा फेवर में रहेगी। अब जब आपको बैठे बैठे 20-30% रिटर्न मिल रहा है, तो आप 7% में क्यों डालोगे? तो मुझे नहीं लगता, बट फिर भी थोड़े लोग रहते हैं कि हमें एक सर्टन, वो बोलते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हैं। थोड़ा मैंने ये म्यूचुअल फंड लिया, थोड़ा रीट ले लिया, थोड़ा गोल्ड ले लिया वगैरह, तो वैसा थोड़ा थोड़ा वाला हो रहा है, मेन स्ट्रीम नहीं हो रहा है। मेन स्ट्रीम होगा जब थोड़ा मार्केट स्टेबल होगा। अभी तो जो तरीके से आईपीओ बूम चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि शॉर्ट मीडियम टर्म में बहुत बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर का टेंशन रहेगा। हाउएवर एफडीआई अट्रैक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन रीट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो वो बहुत आकर्षित है, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म देखते हैं, वो ये शॉर्ट टर्म के पैटर्न्स को नहीं देख रहे। तो एफडीआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं,
वो रीट में बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स अगर हम बोले तो वो मेरे हिसाब से शेयर बाजार में रहेगी थोड़े और समय तक। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। जैसे आपने बताया, बट इसमें एक मैं फर्क देखता हूँ बिटवीन द टू, जो मैं समझ पा रहा हूँ। शेयर मार्केट डाउन भी होता है, लेकिन रीट डाउन होने का चांस बहुत कम है। और डाउन होने का चांस ऐसे नहीं है कि आपका जो फंडामेंटल है वही रियल एस्टेट पे है, तो वो हाँ, बहुत, वो उसे आप पकड़ो कि वो जंगल का हाथी है, वो हाँ, भागेगा नहीं और वो सोएगा नहीं, गिरेगा नहीं, हाँ, वो हाँ, अपनी स्टेबल चाल चलते आराम से चलेगा। तो आप उससे कोई डियर वाला, हिरन वाला ग्रोथ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हाँ, चलते चलते भागते भागते पहुंच जाएगा किधर, वैसे नहीं होगा। ये हाथी है, ये जिसे आज हम तक बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक, लार्ज हाँ, कैपिटल स्टॉक जिसे बोलते हैं। तो रीट हाँ, इज अ ब्लू चिप स्टॉक। ये अपना स्लो चलेगा, स्टेबल चलेगा, स्टेडी चलेगा। ये टॉर्टोइस है, आपका स्टॉक मार्केट रैबिट है। वो भागेगा, फिर सो जाएगा, फिर उठेगा, बोलेगा कहाँ पहुंच गया। I know. Yeah. So, what do you think? How has the technology played a role in facilitating REIT? आई थिंक ये आजकल पूरा टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी का प्ले, जमाना है। ये पूरा इनफैक्ट फ्रैक्शनल ओनरशिप, एसएम रीट, रीट पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म का खेल है। क्योंकि फ्रैक्शनल ओनरशिप इसीलिए आया क्योंकि टेक पे अब आप आपका पोर्टफोलियो देख पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स देख पा रहे थे, रिटर्न देख पा रहे थे, स्टेटमेंट देख पा रहे थे। तो आई थिंक रियल एस्टेट जो सबसे लो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, उसमें सबसे हाईटेक प्रोडक्ट ये रीट, एसएम रीट और फ्रैक्शनल ओनरशिप है। तो आई हाँ, थिंक टेक तो बहुत बड़ा प्ले कर रहा है इसमें। हाँ, आज आप जीपे करके इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, या एंड जैसे लेट अस टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स इनसाइट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर। सो रीट में इन्वेस्ट करने से पहले या एसएम रीट में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को किन बात का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा पॉडकास्ट का कि हर प्रीलीज्ड एसेट लेने के पहले हम जो ध्यान देते हैं हाँ, कि ये जो एसेट है ये किस लोकेशन पे है, इसकी हाँ, पर स्क्वायर फुट की दाम मैं सही दे रहा हूं कि नहीं, हाँ, इसका फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें हाँ, जो अब क्लाइंट लगा हुआ है वो क्लाइंट की स्ट्रेंथ कैसी है, वो क्लाइंट किस सेक्टर से है, उस सेक्टर की ग्रोथ कैसी है, ये क्लाइंट जो रेंट दे रहा है वो कम दे रहा है मार्केट से या ज्यादा दे रहा है। तो ये सेम फैक्टर जो हम प्रीलीज्ड एसेट पे लगाते हैं, वही फैक्टर हमको रीट पे लगाना है। और इनफैक्ट ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हाँ, प्लस आप कौन सी सिटी पे बुलिश हो, अगर हाँ, आपको पसंद है पूना मुंबई तो रहेजा जी का रीट अच्छा है, अगर आपको पसंद है बैंगलोर हैदराबाद तो एम्बेसी का रीट अच्छा है, अगर आपको पसंद है नॉर्दर्न इंडिया तो फिर हमारे ब्लू, क्या नाम है उस ब्लैकस्टोन को छोड़ के जो दूसरा एक फंड है, उनका रीट बहुत बढ़िया है जो एनसीआर के अंदर आता है, वो फुल्ली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनेज्ड रीट है। तो ये डीएलएफ का है आपको, क्या? नहीं 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 नहीं, ये एक फंड है, ब्लैकस्टोन जैसा फंड है, वैसा एक फंड है, ओके, बी बी से उसका नाम है। वो बढ़िया रीट है, तो वो नॉर्दर्न इंडिया के लिए है, जिन्होंने हीरानंदानी का पोर्टफोलियो खरीदा था, ओके, ठीक है। तो वो सो वाला रीट कर सो सकते हैं। इफ आई सम अप, इसमें जैसे आप एडवाइस कर रहे हैं कि 4-5 फैक्टर्स देखने चाहिए। पहले तो किस सिटी में आपको लेना है वो देखिए, उसके बाद में उसका लोकेशन, उसके कैपिटल प्राइस जो वो आपको चार्ज कर रहा है, वेदर वो मार्केट प्राइस है या नहीं है वो देखो। उसके बाद लुक एट द टेनेंट, जो क्वालिटी ऑफ टेनेंट क्या है, कौन उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसका रेंट क्या है, वो ज्यादा तो नहीं दे रहा है, परफेक्ट। कल अगर ज्यादा दे रहा है तो भाग भी जाएगा। सो ये 4-5 फैक्टर अगर ध्यान रखें तो शायद वो रीट में उसका एंट्री होना बहुत आसान हो जाएगा। 100%। और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स नहीं है इसमें, हाँ, जो आप एक किस्म से बोल सकते हो कि जो आपको प्रीलीज्ड एसेट देखने के वक्त जो आप देखते हो वही हाँ, सेम टू सेम आपको देखना है, इसमें कोई हाँ, नया फैक्टर ऐसा दिया नहीं गया है। हाँ, ठीक है। सो वी ऑल्सो स्पोक अबाउट रीट की कंपैरिजन विथ एफडीज या स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स। उसके उसके मुकाबले रीट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, लेकिन जैसे आपने बताया कि थोड़ा ग्रोथ स्लो होगा कंपेयर टू स्टॉक मार्केट।
जैसे एफडी का ग्रोथ है उसी तरह रीट का ग्रोथ होगा। एब्सोल्युटली, फर्क ये है कि एफडी में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं, यहाँ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन की चांस है। और ये गेम चेंजर है, कैपिटल अप्रिसिएशन रियल एस्टेट का गेम चेंजर रहा है। तो जिसे हम यील्ड कहते हैं, वो हमें यील्ड केवल डिविडेंड यील्ड के जैसे नहीं देखना चाहिए, उसे हमें एक यील्ड देखना चाहिए कि कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड का जो कॉम्बिनेशन है, उससे जो आता है उसे हम क्या रीट कहते हैं, उसे हम यील्ड कहना चाहिए हमें। तो इसका एक कंसेप्ट आप हमको समझा सकते हैं कि यील्ड का कंसेप्ट क्या है, हाउ डू यू लुक एट इट? तो यील्ड तो सिंपल है, अगर मेरे एसेट की वैल्यू 100 रुपया है और अगर 7 रुपया डिविडेंड मिलता है तो 7% यील्ड हो गई एनुअली। 7 रुपया अगर एनुअली हमें रेंटल इनकम मिल रहा है डिविडेंड के फॉर्म में, तो वो आपकी हो गई 7 रुपए की यील्ड हो गई। जैसे वो जो मैं नाम ढूंढ रहा था, ब्रुकफील्ड REIT। सो ब्रुकफील्ड इज द ओनली REIT which is not developer partnered, it's a fully institution owned REIT। तो अभी बहुत लोग को चाहिए कि बिल्डर पार्टनर नहीं चाहिए, हमें केवल कॉर्पोरेट REIT चाहिए जो इंस्टीट्यूशन खुद मैनेज कर रही है, तो वो ब्रुकफील्ड REIT है। और ब्रुकफील्ड का काफी एक्सपोजर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर है, तो ये आपको कौन सी सूट होती है उसके हिसाब से। अब REIT यील्ड ऐसा है कि 7 रुपया डिविडेंड आ रहा है सालाना, 100 रुपए की वैल्यू है, तो 7% हो गया। लेकिन अगर आपको ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ मिल रही है इसके अंदर, और जिसको हम रेंट के अंदर भी हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो एनुअलाइज्ड रिटर्न या एनुअल यील्ड 5 साल के ऊपर एवरेजिंग में वो 7% नहीं रहेगी, वो ग्रो हो जाएगी 7% से। सो नॉर्मली देखा गया है 12% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिल जाता है इसके अंदर, या रिटर्न्स मिल जाते हैं अगर हम 5 साल का होराइजन देखें तो। ओके, और तो बहुत अच्छा है फॉर अ लो रिस्क प्रोडक्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू आल्सो गेट दैट satisfaction of owning some real estate asset. 1,000 crore grade A asset. Grade A asset, absolutely. Arshul bhai, my last question to you is, how do you see diversifying from stock market and stocks, bonds, FDs to REIT? कुछ पोर्शन अगर अभी किसी का एक ही मार्केट में लगा है, how do you foresee that diversifying into REITs? मेरे हिसाब से तो आपकी एफडी तोड़ दो, एफडी के सारे पैसे REIT में लगा डालो, तो एफडी से ज्यादा रिटर्न देगा और सेफ है। आज के तारीख में बैंक की गारंटी नहीं है, लेकिन REIT की गारंटी है। आज कौन सी बैंक क्या हो रही है उसकी गारंटी नहीं है। आपके एफडी के ऊपर 5 लाख के ऊपर का प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन REIT की गारंटी है। तो एफडी को निकाल लो। एफडी इज अ एब्सोल्यूट क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी, आई वुड से। मतलब इन्फ्लेशन भी एफडी के रिटर्न से ज्यादा चल रहा है। तो ये एफडी तो मतलब बैठे बैठे पैसे को तोड़ने का हिसाब है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि आज मैं बर्गर खरीद रहा हूँ 50 रुपए में, यही बर्गर 5 साल के बाद मुझे मिलेगा 70 रुपए में। तो 5 साल के बाद का 70 रुपए और आज का 50 रुपया इक्वल हो जाता है। तो उसमें अगर हम देखें तो एफडी आपका पैसे की वैल्यू कम कर रहा है, क्योंकि आपका एफडी 60 रुपए पे पहुंचेगा और वो बर्गर 70 का हो गया रहेगा। तो आपकी वेल्थ जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में कम हो गई है। तो मेरे हिसाब से उसका पैसा आपको सीधा माइग्रेट कर देना चाहिए REIT के अंदर, बहुत ही सेफ है। दूसरा, आपका म्यूचुअल फंड और स्टॉक का एलोकेशन देख के आपको REIT में देखना चाहिए, इज ऑल्सो वेरी बेटर ऑप्शन एज कंपेयर्ड टू some of the mutual fund and ये। और generally this is a added asset class, जहां पे अगर आप एक फ्लैट लेना चाह रहे हो करोड़ों का, तो 3-4 REIT में वो पैसे डाल दीजिए, 25-25 लाख, वो ज्यादा ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि आप फ्लैट लोगे, पोजेशन मिलेगा, फिर भाड़े पे लगाओगे, पार्टी मिली ना मिली, वेकेट कराओगे, वापस लगाओगे, उससे अच्छा 25-25 लाख के 4 किस्तें डाल दीजिए REIT में, ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। वेरी करेक्ट, आपने बहुत सही बोला। जैसे बैंक की एफडीज आर नॉट सेफ। आई हैव गॉट एक्सपीरियंस, मेरे बहुत जानने वाले हैं जिन्होंने, हमारी पूना बेस्ड बैंक है, दे वर रूलिंग द रूल्स वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन कुछ टाइम के बाद दे वेंट बैड। इट वाज अ कोऑपरेटिव बैंक और लोगों के पैसे डूबे, और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने कुछ पैसे केवल लोगों को लौटाए,
सीनियर सिटीजन्स के बहुत पैसे थे। सीनियर सिटीजन्स नेशनलाइज्ड बैंक में बहुत सेफ महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है। 5 लाख तक का ही कैप है और उसके बाद तो राम भरोसे सारा। तो इसमें अगर ये श्योरिटी है और सेबी ने इसको क्लियर किया है, तो मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा इसमें एडवांटेज दिख रहा है। और यील्ड तो सालाना है ही है, और टैक्सेशन भी सिंप्लीफाई कर दिया है, जस्ट लाइक सिमिलर टू एनी अदर स्टॉक और एनी अदर बॉन्ड और एनी अदर एफडी। बड़ा सिंपल सिस्टम बना दिया उन्होंने। तो आई थिंक गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है इसके लिए। असल में ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क होता था कि प्रॉपर्टीज में एग्जिट क्या है, जब उनको एग्जिट चाहिए तो मिलता नहीं था। अब इसमें एग्जिट का भी तरीका है, सो दैट इज सीनियर सिटीजन आल्सो कैन rely on this and they'll feel very safe for themselves in REIT. Absolutely. Thank you very much अर्शुल भाई। आज आपसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और शायद कुछ चीजें मैंने भी आपसे सीखी हैं आज हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। एंड मैं समझता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं आज बहुत ज्यादा टेक अवे यहाँ से ले जाएंगे और समझेंगे। एंड जिस तरीके से, जितनी सफाई से आपने इसको बताया, समझाया है, आई थिंक इट्स दैट इज द मोस्ट सिंपलर लैंग्वेज। इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता। एंड आई एम श्योर आपने जो बुक्स वगैरह लिखे हैं, सो ये ऑल दिस कम्स फ्रॉम देयर, ये वहां से आपका बहुत अभ्यास है। तो ये प्रोडक्ट मैंने पैंडेमिक में एक एंडीवर शुरू किया था, जहाँ पे समय सबको बहुत कुछ करने मिल गया था। तो पैंडेमिक में मैंने बुक्स लिखने का सिलसिला शुरू किया था कि रियल एस्टेट में आज इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आज वेरी प्राउडली आई कैन टेल यू देयर आर 20 बुक्स ऑफ माइन विच आर लिस्टेड ऑन Amazon। तो हर छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर मैंने एक 200-300 पेज की किताब लिखी है, और सब Amazon पे लिखी है ऑन अ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। तो जो भी हो कॉस्ट ऑफ है बुक का, उसी पे आप इंडिया में किधर भी हो, वर्ल्ड में किधर भी हो, आप खरीद सकते हो बुक और पढ़ सकते हो उसको। वेरी नाइस, अमेजिंग। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करेंगे इन द बायो फॉर पीपल टू, जिनको भी जिस चीज की जरूरत हो, दे कैन ऑलवेज लुक एट इट एंड गो फॉर इट। श्योर। थैंक यू अर्शुल भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, एंड we look forward to have you again for many more topics because real estate is my forte. And I promote मेरी 20 बुक में जो टॉपिक अच्छा लगे आप सिलेक्ट कीजिए, जो दर्शकों को सुनना हो हम उसमें बात करेंगे। Done. Thank you very much and really appreciate. Thank you.